हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और थ्योरी जो कि इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में ये थ्योरी को लिया गया है या आपके सिलेबस में ये थ्योरी इन्वॉल्व है तो आपको इसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है, एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन थ्योरी को लेकर के। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप पर्सनालिटी का टॉपिक पढ़ रहे हो या अगर आप जो है साइकोलॉजिकल कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और ये थ्योरी आपकी इंक्लूड की गई है तो भी वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा पर्सनालिटी से बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में ये पर्सनालिटी का एक टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। बट इसका जो मेन टॉपिक्स जो इससे आते हैं वो इसकी थ्योरीज से रिलेटेड होते हैं कि इसकी थ्योरीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है कि एग्जाम में आप इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे पर्सनालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना पड़ता है, हर तरीके के लोगों को हैंडल करना पड़ता है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं और कुछ सबसे घटिया होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपको इन सबको हैंडल करना है। तो वहाँ पे जो व्यक्ति एज अ मैनेजर बैठा है उसी को ऊपर पूरा एक बोझ आ जाता है कि इन लोगों को, इन मनुष्य को, इन जो है दानवों को मैं कैसे हैंडल करूँ, मैं कैसे इनसे काम निकलवाऊँ कि इनको बुरा भी ना लगे और ये अच्छे से अपना काम कर भी दें बिना अपना ईगो दिखाए। तो वो चीज़ें कैसे करें? तो हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है और इसीलिए हर व्यक्ति ने, हर महान व्यक्ति ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके ये थ्योरीज निकाली कि हर व्यक्ति को आप कैसे हैंडल कर सकते हो या लोगों को कैसे जो है कैसे बाइफरकेट किया जा सकता है या उनसे कैसे काम कराया जा सकता है। तो जितने भी लोगों ने रिसर्च करी मैनेजमेंट से रिलेटेड या जिन लोगों ने जो मैनेजमेंट के तौर पे जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है उन्होंने हर जगह पे जाकर के इसके बारे में कुछ थ्योरीज लिखी हुई हैं। उन्हीं में से एक थ्योरीज है आपकी ये थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी। अब इन मनुष्य ने क्या कहा, इस थ्योरी में क्या कहा गया, हम उसको देखेंगे। एरिक्सन थ्योरी में क्या बोला गया है? एरिक्सन converted Freud's emphasis to a focus on social relationship into 8 psychological stages। क्या बोला गया है कि एरिक्सन जो कि नाम था एक व्यक्ति का, उसी की थ्योरी थी तो उसी के नाम से इसको बोला गया है एरिक्सन थ्योरी। अब इन्होंने क्या किया, फ्रूडियस एम्फेसिस की जो एक थ्योरी थी उसको कन्वर्ट करा और उसका फोकस लेकर के आए सोशल रिलेशनशिप में। और उन्होंने क्या किया, 8 साइकोलॉजिकल स्टेजेस बना दिए एक मनुष्य के, कि एक मनुष्य के जो भी लाइफ होती है उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं जो अलग अलग स्टेजेस अलग अलग एजेस के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है और उसमें वो हर तरीके से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। सो दीज स्टेजेस बिकम नोन एज द 8 एजेस ऑफ मैन। और इसको क्या बोला जाता है इस थ्योरी के तहत कि जो एक व्यक्ति है उसके जितने भी 8 स्टेजेस बनाए हैं जिसमें इन्होंने कन्वर्ट किए हैं उसको बोला गया है नोन एज द 8 एजेस ऑफ मैन, की 8 एजेस ऑफ मैन। मैन यानी कि यहाँ पे सिर्फ आदमियों की बात नहीं की गई है, सबकी बात की गई है। हालांकि ये बहुत गलत बात है कि यहाँ पे सिर्फ मैन लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर व्यक्ति के जो है 8 स्टेज में बांट दिया गया है। ईच ऑफ एरिक्सन्स 8 स्टेजेस वर डिस्क्राइब्ड एज अ टाइम ऑफ क्राइसिस, अ टाइम व्हेन द पर्सनालिटी वुड गो वन वे और द अदर। For example, you have likely heard of the identity crisis. Eriscon theorized that during adolescence, we all faces a crisis of figuring out who we are. Each of the stages has this either or quality। क्या बोला गया है इस थ्योरी के अंदर? देखिए इस थ्योरी के अंदर ना इन्होंने 8 स्टेजेस में लोगों को बांट दिया है कि किसी भी मनुष्य की जो है ना 8 स्टेजेस आते हैं। 8 स्टेजेस में क्या होता है, वो हर स्टेजेस पे थोड़ा अलग तरीके से व्यवहार करता है, उसकी सोच अलग होती है, उसकी जो है पर्सनैलिटी अलग होती है। जैसे आज के टाइम में आप अडल्ट को देख लीजिए, वो दूसरों को देखते हैं ना कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो जलने लगते हैं या फिर जो उनमें ये कह लीजिए उनमें अपने आप को लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। तो हर स्टेजेस पे उसको जो है क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। वो क्राइसिस कोई भी हो सकते हैं, फेम का क्राइसिस उनको लग रहा है या अपने नाम को कैसे वो अच्छा करे, अपनी पर्सनालिटी कैसे बेहतर करे या लोगों से कैसे आगे जाए। तो हर लेवल पे उनको अलग अलग क्राइसिस होता है। ये बात यहाँ पे बोली गई है इनकी इस थ्योरी में। ठीक है, तो एरिक्सन्स का जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस है वो इस तरीके से बनाया गया है। पहला स्टेज इन्होंने बनाया है स्टेज 1 जो कि आपका है इन्फेंट, जहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। तब आपके जब आप बिल्कुल छोटे बच्चे होते हो, बेबीज जो होते हैं, हुज नीड्स आर नॉट डेवलप, उनकी नीड्स अभी जो है आर मेट डेवलप अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट फॉर द इन्वायरमेंट, कि कैसे आप जो है
उस बच्चे को अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली चीज़ें चल रही होती हैं कि किसको ट्रस्ट करे किसको ना करे। क्योंकि जब बहुत बच्चे छोटे होते हैं, आप बचपन से ही उन्हें सिखाना शुरू कर देते हो कि किसी के पास भी मत जाओ, कोई कुछ दे रहा है खाओ मत, कुछ ये कर रहा है तो वो मत करो। और वही चीज़ वो क्या करते हैं थ्रू आउट लाइफ, जब तक वो बूढ़े हो जाते हैं जो या बड़े हो जाते हैं, वो चीज़ उनके साथ डेवलप करती है, वो चीज़ उनके साथ जो है बढ़ती रहती है। तो ये क्या है कि वो छोटे में ही उनको सिखाया जाता है कि ट्रस्ट किस पे करना है वर्सेस किस पे ट्रस्ट नहीं करना, और वो चीज़ उनके भीतर ही चीज़ें चलती हैं कि किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें। तो क्योंकि वो बहुत ही अभी छोटे हैं, उनमें चीज़ों को इतनी नॉलेज नहीं आई है, तो यहाँ पे इन्फेंट में वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में ही फंसे हुए रहते हैं और इस स्टेज पे वो चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट स्टेज 2 आ जाता है टूडलर, जब वो थोड़ा बहुत चलने लगते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। टूडलर लर्न्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। अब इस स्टेज में वो क्या करते हैं, चीज़ें अपने आप करने की जो है चीज़ें सीख रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली, एंड टू कंट्रोल एंड डाउट देयर बॉडीज़, कि अपने बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डाउट करना है। आपने देखा होगा एक छोटा सा बेबी होता है ना, वो बेड पे सो रहा है, वो वहीं पे जो है उसको अगर टॉयलेट आया है कुछ भी आया है वो वहीं पे कर देगा, बिकॉज उसको आइडिया नहीं है अपनी बॉडी का। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो बच्चे जो है फिर बेड पे वॉशरूम वगैरह नहीं करते, बाथरूम वगैरह नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। दे स्टार्ट डाउटिंग देयर बॉडीज ऑल्सो, ठीक है, कि उनको पता चलता है कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उनको वॉकिंग करना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली करना सीखते हैं इस स्टेज में। दे लर्न सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी। Failure leads to feeling of inadequacy and therefore a sense of basic shame and doubt. कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब वो टूटले स्टेज पे होते हैं एंड दे स्टार्ट फीलिंग शेम अबाउट समथिंग, या अपने आप के ऊपर जो है वो डाउट करने लग जाते हैं। वो कई बार मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है या नहीं। अगर आप सबके घर में बच्चे होंगे तो आप देखना कुछ चीज़ों में वो लोग अपने आप को डाउट करते हुए दिखेंगे आपको। अगर वो चीज़ कोई ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने आप को जो है ना शेम वाली फीलिंग में लेने चले जाते हैं, तो वो टूडलर की स्टेज पर ही हो जाता है। नेक्स्ट इज योर प्री स्कूल स्टेज 3। अब यहाँ पे आप इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आ जाते हो। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यानी कि द प्री स्कूलर इज रेडी टू टेक एक्शन इन प्ले। जो चीज़ उन्होंने की है वो सब सीखने के लिए इन इमेजिनेशन एंड इज रनिंग हिज और हर लाइफ। सक्सेस हेयर लीड्स टू गुड सेल्फ स्टीम, प्रॉब्लम लीड्स टू फीलिंग ऑफ गिल्ट। अब क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाले सिचुएशन में आ जाते हैं। इस स्टेज पे इंसान को जो है इनिशिएटिव लेता है कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या करना है, सक्सेस को लेकर के या कुछ चीज़ों को लेकर के। अब यहाँ पे आपको या तो अगर चीज़ें अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं कर रहे तो आप गिल्ट की फीलिंग में ले लोगे। तो ये चीज़ आपकी प्री स्कूल के स्टेज तक आपको आ जाती है। नाउ स्टेज 4 इज अर्ली स्कूल एज। अर्ली स्कूल एज में क्या होता है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम में आप आ जाते हो। द स्कूल एज चाइल्ड इज रेडी फॉर लर्निंग मैनी न्यू थिंग्स। अब क्या होता है, न्यू स्किल्स एंड if successful will develop a sense of industry being good at things. Failure at this stage result in a deep sense of being no good, of being inferior to other, a feeling that might carry into adulthood. क्या बोला गया है, देखो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, आप चीज़ें नहीं सीखते हो, ठीक है, यू आर रेडी टू लर्न समथिंग। अगर आप ठीक तरीके से चीज़ें नहीं सीख पा रहे हो, जैसे मान लो अगर आपका 10 का टेबल नहीं आ रहा, आपके लिए छोटी चीज़ नहीं, बहुत छोटी चीज़ है, पर जो एक व्यक्ति जो कि प्री स्कूल में है या स्कूल एज में है, जो स्टेज 4 में है, तो उसको क्या लगेगा कि यार मैं ये चीज़ सीख क्यों नहीं पा रहा, क्या मेरे को जो है चीज़ें ठीक तरीके से याद नहीं होती, मैं बुद्धू हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे तो ऐसे ही सोचते हैं कि क्या यार, या तो मैं तो बुद्धू हूँ, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, मुझे तो याद नहीं हो रहा। तो उन बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि ये स्किल्स मैं नहीं सीख पा रहा, मेरे सारे दोस्त सीख रहे हैं, मैं नहीं सीख पा रहा। तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को इन्फीरियर, दूसरों से इन्फीरियर सोचने लग जाते हैं कि यार मैं तो बुद्धू हूँ, बाकी सब स्मार्ट है। ये बहुत ही बेसिक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यही बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सोचते हैं यार हम बुद्धू है, हमें याद नहीं हो रहा, मेरा फ्रेंड को याद हो गया, वो अच्छा है, वो कितना स्मार्ट है, ठीक है। और अगर आपको एज अ चाइल्ड अगर आपको याद हो जाता है, चीज़ें याद हो जाती हैं, आप स्किल्स सीख रहे होते हो, तो आपको लगता है यार मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, मेरे को तो ये सब याद हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप जो है इस स्टेज में आ जाते हो कि जहाँ पे आप इंडस्ट्री अपने आप को यानी अच्छा समझने लगते हो कि आपकी स्किल्स अच्छी है। सॉरी फॉर दिस, ये मेरा थोड़ा सा ट्राइपॉड का इशू हो रहा है, तो ये बार बार मेरा फ़ोन हिल जाता है। तो या तो वो सोचते हैं कि यार इंडस्ट्री, मतलब जब वो चीज़ें सीखने लग जाते हैं या इन्फीरियरिटी आ जाती है उनमें कि अगर वो चीज़ें नहीं सीख पाते। यानी हर स्टेज पे आपके अगर कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल हो रहे हो तो आप में कुछ अच्छी पोजीशन आएगी, अगर नहीं हो रहे हो तो देन यू विल बी लाइक अरे बाबा रे।
ओके तो अगर आप वो चीज़ सक्सेसफुली नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा, शेम होगा, आपको गिल्ट होगा, आपको इन्फीरियरिटी होगी, आपको मिसट्रस्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें आप में आएंगी। नाउ द स्टेज 5 जो आपका एडल्टहुड आप कहते हो, या फिर आप कह लीजिए एडोलसेंट जो होता है, जो कि एडल्ट से बिल्कुल थोड़ा सा पहले का होता है। अब यहाँ पे आपका आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कन्फ्यूजन। ये स्टेज आपका 5 है, जहाँ पे आप क्या करते हो, आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कन्फ्यूजन। यहाँ पे जो आपके सामने सिचुएशंस आती हैं, अगर आप उनको ठीक तरीके से हैंडल कर देते हो तो आपको लगता है कि आपकी एक आइडेंटिटी है, आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, बट नहीं हो पाता तो आपके ऊपर आ जाता है कन्फ्यूजन कि आपका क्या रोल है, आपको क्या करना है। सो एन adolescent is beginning to think abstractly and can conceptualize his or her self identity and personality। इस स्टेज पे क्या होता है, आप सोचना शुरू करते हो, आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हो चीज़ों को लेकर के, थोड़ा बहुत ही सही, पर चीज़ों को देख करके जो है शुरू करते हो। अब यहाँ पे आप देखते हो कि आपकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। द एडोलसेंट बिगिन्स टू कंसिडर क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस जो है देखते हो, सच एज हु शुड आई बी, मुझे क्या बनना चाहिए, व्हाट शुड आई वैल्यू, मुझे किन चीज़ों को वैल्यू करना चाहिए, एंड व्हाट इंटरेस्ट शुड आई हैव, मेरा किस में इंटरेस्ट होना चाहिए। द टीन मस्ट आंसर दीज टू डेवलप अ गुड सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। अब इन चीज़ों को आपको खुद आंसर करना पड़ता है ताकि आप अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी ठीक तरीके से डेवलप कर सको। और अब यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस रोल्स एंड पर्सनालिटी इज़ कॉमन इन दिस स्टेज। अब इस स्टेज में क्या है, अलग अलग तरीके के आपके रोल्स आपको जो है आप देख रहे हो, आप अलग अलग रोल को समझना चाह रहे हो, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो इस स्टेज पे आप ये चीज़ आते हो। स्टेज 6 जहाँ पे यंग एडल्ट आ जाता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब यंग एडल्ट यानी कि यंग एडल्ट फेसेस द चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग क्लोज इमोशनल रिलेशनशिप विद अदर पीपल। इस स्टेज पे आप क्या करते हो, दूसरों के साथ आपको कितना क्लोज इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप करना है, इस बारे में आप लेकर के बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको अब नहीं पता कि आपको किसी के साथ कितना इंटीमेट होना है। आप इंटीमेट का मतलब वो नहीं है कि आप यहाँ पे रोमांस वाली बातें लेकर के बैठ जाओ, नो। इंटीमेसी मतलब आपको किसके साथ इमोशनली कितना अटैच रहना है, या फिर बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना है कि यार भैया कुछ भी हो जाए, किसी के सामने कोई अपने इमोशनल दुखड़ा नहीं रहूँगी मैं। तो ये सिचुएशन आ जाती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आता है कि आपको किसके सामने कितना जो है अपना इमोशनल अटैचमेंट रखनी है। हेयर द टर्म इंटीमेट मीन्स सोशल एंड इमोशनल कनेक्शन विद अदर। यहाँ पे क्या है, सोशल एंड इमोशनल कनेक्शन दूसरों के साथ कितना रखना है, वो वर्ड है। द अपोजिट रिजल्ट फॉर दोज हु डू नॉट डेवलप अ सेंस ऑफ इंटीमेसी इज टू बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या बोला गया, जो लोग ज़्यादा इमोशनली दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं होते या सोशली नहीं होते, तो वहाँ पे आप क्या हो जाते हो, आइसोलेटेड कर लेते हो अपने आप को इस स्टेज पे। क्योंकि यंग एडल्ट में आपने कई बार देखा होगा बच्चे कई जगह पे डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो आइसोलेट हो जाते हैं इस एज में, जहाँ पे यंग एडल्ट होता है, जो आपका एज होता है अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने का, अपनी लाइफ में आगे जाने का। अगर यहाँ पे आप इमोशनली कनेक्ट हो गए या चीज़ों को आपने ठीक तरीके से नहीं देखा, तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी आपकी ख़राब हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आइसोलेट होना गलत है या इंटीमेट होना गलत है, बोथ डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी। काफ़ी चीज़ों पर वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। नाउ स्टेज 7 विच इज़ योर मिडिल एज एडल्ट। मिडिल एज एडल्ट यानी कि ले लीजिए जो एडल्ट के बाद हो गया 30-35 के आसपास की एज, जहाँ पे आप क्या करते हो, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब यहाँ पे क्या है, मिडिल एज एडल्ट फील्स एन अर्जेंसी टू लीव और लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड, द जनरेट समथिंग ऑफ लास्टिंग वैल्यू एंड वोट। अब क्या है, इस एज में क्या होता है ना, आपको बड़ी आग लगी होती है कि अपन कुछ करेगा, हम कुछ करेगा, करके दिखाएगा, हम क्या करेंगे, हम दुनिया में अपनी छाप छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ढिलकाना कर देंगे, बैठ जा भाई। अब इस सिचुएशन में ये होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये आपका क्या है, इस एज में आपको ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपकी हार्मोन्स पे भी डिपेंड करती हैं। अब इस स्टेज पे आप क्या करते हो, ये आपके माइंड में रहता है आपको कि आप क्या है, एक जो है मार्क दुनिया पे छोड़ो, आप जो है कुछ ऐसा जनरेट करो जिसकी वैल्यू बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो। तो फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ इज अ सेंट्रल थीम। अब यहाँ पे क्या है, कुछ लाइफ का पर्पस ढूंढना सेंट्रल थीम होता है। और अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हो, टू फेल एट जनरलाइजेशन समथिंग, कुछ चीज़ जनरेट करने में, जनरेटिंग समथिंग सिग्निफिकेंट मीन्स अ पर्सन बिकम स्टैग्नेंट एंड स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड। अब उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, अगर आप इस चीज़ में फेल हो जाते हो तो आप स्टैग्नेंट बन जाते हो और आप आगे बढ़ने के लिए स्टॉप हो जाते हो। दिस पर्सन में बिकम सेल्फिश एंड सेल्फ अब्सॉर्ब्ड। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ अच्छा करने में कई बार फेल हो जाते हो, तो आप वहाँ पे क्या हो सकता है आप वहाँ पे थोड़े से सेल्फिश बन जाओ, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड बन जाओ कि मैं सिर्फ मैं ही अपने बारे में सोचूंगा, मुझे नहीं दुनिया से कोई लेना देना, मैं तो मतलब
क्या कहते हैं संत आदमी बन गया, उस सिचुएशन में आप चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट इज योर स्टेज 8 ओल्ड एडल्ट, जहाँ पे इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इन ओल्ड एज इट इज़ कॉमन टू लुक बैक ऑन लाइफ एंड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड। इस एज में क्या होता है, ओल्ड एज में लोग अपना पिछला किया हुआ देखते हैं कि मैंने क्या पाप पुण्य किए हैं। अब आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ करके देखते हो कि आपने क्या किया, उस चीज़ को आपने क्या अकम्प्लिश किया, आपने क्या जो है अचीव किया। पीपल हु फील गुड अबाउट व्हाट दे हैव डन बिल्ड अ सेंस ऑफ इंटीग्रिटी। अब जिसने बहुत अच्छा किया है, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं या बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए हमारे सरोज खान जी थी, जिन्होंने डांस के लाइन में बहुत अच्छा किया था। तो जब उन्होंने इस एज पे आकर के, इस वाली एज पे जब वो आई होंगी, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा होगा तो उनको लगा होगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में एटलीस्ट अपने जो मैंने चाहा वो मैंने किया, या फिर मैंने ऐसी चीज़ की जो मुझे अकम्प्लिश करनी थी, मुझे अचीव करनी थी, वो मैंने की। तो उस सिचुएशन में उनको अच्छा लगा होगा, तो वो होगा इंटीग्रिटी का उनका फीलिंग कि यार हाँ मैंने एक जो है चीज़ अच्छी अकम्प्लिश जो है अचीव की है, तो उसमें उनमें एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी बिल्ट हो गई होगी। फॉर दोज हुज इवैल्यूएशन आर नॉट सो गुड, अब जिन्होंने अच्छी चीज़ नहीं की यानी जो उन्होंने सोचा था उनके हिसाब से होगी, सही होगी, बट वो नहीं हो पाई, इवैल्यूएशंस नहीं कंप्लीट हो पाया, सो देयर इज डिस्पेयर। अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पेयर वाली फीलिंग आ जाएगी, द फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि यार मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, एंड रिमोर्स फॉर द लाइफ दे लीड, और वो उनके एंड तक, उनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, जब तक उनकी लॉन्ग लास्टिंग वाली लाइफ है, जब तक वो जिंदा है, उनके अंदर वो रहेगी कि यार मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो ये आपकी जो है स्टेजेस होते हैं, 8 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन और उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें लोगों में अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप की चीज़ों से वो जो है फेस करते हैं, और अगर वो उसको अचीव कर लेते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है, एंड इफ दे फेल टू अचीव दैट, उनमें एक अलग फीलिंग आती है। तो ये हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ या आपके साथ या किसी के साथ ही होगा, ये हर व्यक्ति के साथ होगा अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी। ये उन्होंने कई लोगों पे बैठ करके रिसर्च किया होगा, तभी ये थ्योरी लाए हैं, और ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा आप अपने लाइफ में भी जो है कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यार ये सही है, ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मैं अपने आप को अटैच कर पा रही हूँ। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, and if you have not subscribed our channel yet, please go and subscribe the channel and hit the bell icon.